हाँ जी। तो कल से आगे एक पॉइंट आप उसमें और ऐड कर लीजिए, 1781 के सेटलमेंट एक्ट में। इसमें आप लिखना, राजस्व से संबंधित मामलों को राजस्व से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। द ऑल मैटर्स द ऑल मैटर्स related to revenue was taken off from the jurisdiction of Supreme Court। इसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल इसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल की अधिकारिता में रखते हुए इसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल की अधिकारिता में रखते हुए राजस्व परिषद के अंतर्गत कर दिया गया। राजस्व परिषद के अंतर्गत कर दिया गया। नाउ दीज मैटर्स came into the jurisdiction of governor general in council and must be handled by a revenue board। क्लियर है? ये कंप्लीट हो गया आपका यहां पे। अब इसमें नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो इसमें एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं समझनी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो भी, या सॉरी 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो भी 1773 की जो कमियां थी उसे पूरा नहीं कर पाया, सीमित तौर पर ही पूरा कर पाया। जैसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो मामला था उनके आपसी झगड़ों का, वो अभी भी नहीं निपटा। केवल सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से ही उसे अलग किया गया था। एक चीज। दूसरी चीज ये थी कि जो सेंट्रलाइजेशन होना था ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का, वो भी नहीं हो पाया था। क्लियर? तीसरी चीज, भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हुआ था। चौथी चीज, कंपनी की आर्थिक हालत सुधरी ही नहीं। इवन ये हुआ कि जब मैसूर और मराठा वॉर हुई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और मैसूर वॉर, कंपनी की आर्थिक हालत और खराब हो गई। अब कंपनी फिर से ऋण लेने के लिए गई ब्रिटिश सरकार के पास। अब ब्रिटिश सरकार को फिर मौका मिला, उन्हें फिर से नियंत्रण करना था। कंपनी को 4 लाख पाउंड इस समय भी ऋण चाहिए था। सरकार ने कहा दे तो देंगे, लेकिन फिर से हम लोगों को एक चार्टर आपका रिन्यू करना पड़ेगा। और इसी क्रम में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। ये बैकग्राउंड था उसका। अब इसमें एक और चीज हुई। 1783 में या शायद 82 में, उस समय लॉर्ड नॉर्थ करके एक प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने सबसे पहले ऐसा बिल प्रस्तुत किया था ये चार्टर को रिन्यू करने के लिए, या कंपनी के ऊपर जो और कंट्रोल था उसे बढ़ाने के लिए। लेकिन चूंकि कंपनी ने सीटें खरीदी हुई थी या स्थान खरीदे हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये बिल गिर गया और लॉर्ड नॉर्थ को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उनका द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बिल था वो हार गया। इसका मतलब उनके पास बहुमत नहीं था, इसके मतलब वो फिर बाहर हो गए। ये पहला मौका था, पहला और आखिरी,
कि किसी भारत के मामले पर किसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें फिर 1784 में पिट्स ने, विलियम पिट इनका नाम था, इन्होंने एक नया बिल प्रस्तुत किया, बाद में ये पास हुआ, यही पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखना, ये बैकग्राउंड है इसका, इसमें से रिलेटेड कुछ कुछ बातें आप लिख लीजिए जिससे याद रहे। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट the act of settlement could not fulfill the problems of regulating act properly. The problems of regulating act properly. 1781 का एक्ट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियों को पूरा नहीं कर पाया। Still there were many drawbacks in the company's administration in India. अभी भी भारत में कंपनी के प्रशासन से संबंधित अनेक समस्याएं थी। द करप्शन वॉज सेम, भ्रष्टाचार उसी स्तर पर था, एंड द ट्रेड ऑफ कंपनी वॉज रिड्यूसिंग, तथा कंपनी का व्यापार घट रहा था। ठीक है, अब कंपनी का व्यापार घटेगा तो ब्रिटेन को लाभांश कम मिलेगा, डिविडेंड कम मिलेगा, ब्रिटेन को मिलने वाला पैसा भी कम होने लगेगा। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी, तो वो चाहेगी कि कंपनी अपना व्यापार पे ध्यान दे। अब वो क्या करे इसके लिए? तो वो एक काम कर ले, कंपनी के लड़ाई झगड़े वाले मामलों को तो अलग कर दे और व्यापार के मामलों को अलग कर दे। सरकार ने ये कहा पिट्स इंडिया एक्ट में कि कंपनी चूंकि प्योरली एक कॉमर्शियल एंटिटी है, तो उसे अपना फोकस कॉमर्शियल मैटर पर ही रखना चाहिए। पॉलिटिकल या मिलिट्री जो मैटर्स हैं उनके ऊपर कंपनी को ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको ध्यान देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को छोड़ देना चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने आप उन मामलों को देखेगी। इससे क्या होगा कि कंपनी व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी, कंपनी का जो लाभ है वो बढ़ेगा और कंपनी की जो खराब होती माली हालत है वो सुधर जाएगी। और इसीलिए इस एक्ट में कंपनी के मैटर्स को या कंपनी के मामलों को क्लियरली दो भागों में बांट दिया गया। एक वो जो प्योरली कॉमर्शियल थे और एक वो जो पॉलिटिकल या मिलिट्री मैटर्स थे। पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नई संस्था का गठन किया गया इसी एक्ट में। यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, जबकि कंपनी के जितने कॉमर्शियल मामले थे ये सब कंपनी के पास छोड़ दिए गए और इस मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार का नहीं था। तो दो भागों में बांट के और दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कॉमर्शियल मामलों को कंपनी देखती या उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते जो इंग्लैंड में थे, जो हमने पहले भी पढ़ा है। और कंपनी के प्रशासनिक और मिलिट्री मामलों को या पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नई संस्था का गठन किया गया। ठीक है, तो लिखिए, सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट वांट
कंपनी मस्ट फोकस ओनली ऑन कॉमर्शियल मैटर्स, ओनली ऑन कॉमर्शियल मैटर्स। इसलिए ब्रिटिश संसद यह चाहती थी कि कंपनी केवल व्यापारिक मामलों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करे। ठीक है। सो इन द अबव कॉन्टेक्स्ट to regulate the company's matters, a bill was introduced by the government of Lord North। ये ब्रिटिश पीएम थे। इसलिए कंपनी के व्यापारिक या कंपनी के मामलों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने ब्रिटिश संसद में एक बिल प्रस्तुत किया। बट it was failed, परंतु यह पास नहीं हो पाया। So Lord North has to resign। इसलिए लॉर्ड नॉर्थ को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, यहां पर नोट के रूप में लिखना, ये पूछा गया है एग्जाम में। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये पूछा गया एग्जाम में। इट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम when a British government fall on an Indian issue, यह प्रथम एवं अंतिम बार था जब कोई ब्रिटिश सरकार भारतीय मुद्दे पर गिर गई थी। ठीक है, अब देखो, ये आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव मामला रहा होगा। किसी देश की सरकार अगर किसी इशू के ऊपर रिजाइन कर रही है तो हाउ मच दैट इशू वुड बी सेंसिटिव। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी लगातार कि भारतीय मामलों पर उसका अधिकार हो, उसका से हो। इसलिए यहीं से निश्चित हो चला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसे टेक ओवर कर लेगी। और उन्होंने कर भी लिया। फिर 1858 में धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जनरली एक कोट है। एक ब्रिटिश राइटर हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, नाम उनका मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। उनका ये फेमस कोट है। उनका कोट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटेन ने
ब्रिटेन ने भारत को अनजाने में ही जीत लिया है। बेंजामिन, बेखबरी के दौर में, हाँ, अनजाने में या बेखबरी के दौर में जीत लिया। करेक्ट, ये स्टेटमेंट है। मतलब उनको कुछ पता नहीं था, वो भारत को जीतते चले गए। ये बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है। ये उनका स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको नेगेट करना है, और इलॉजिकली, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्होंने उसे सिस्टमैटिकली जीता भी। शुरुआत से जब वो आ गए थे इंडिया में, और 1639 के बाद से ही, 1639 के बाद से ही लगातार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या वहां की जो सरकार है, वो भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करती रही और लाभ लेती रही। जैसे जैसे उनको स्थिति बनती रही पॉजिटिवली, वो उसका लाभ उठाते रहे। तो ऐसा नहीं था कि बेखबरी के दौर में जीता, सिस्टमैटिकली जीता उन्होंने। और इसका ये पता चलता है कि इन चार्टर एक्ट के माध्यम से, तो आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। चार्टर एक्ट में लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बनाती चली गई। तो बेखबरी थोड़ी थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। तो लिखेंगे इसमें अगले पॉइंट में, बट इन 1784 but in 1784 the prime minister william pitt the prime minister william pitt introduced introduced Pitt's India Act 1784 introduced Pitt's India Act 1784, which was passed by British Parliament, which was passed by British Parliament. इस प्रकार 1784 ईस्वी में, इस प्रकार 1784 ईस्वी में विलियम पिट द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट संसद में प्रस्तुत किया गया, जो कि पास हुआ। अच्छा, इसका ना दो बातें हैं इसमें, नोट में लिखिए उन्हें। एक बात तो इसमें यह है कि इसका जो टाइटल था इस बिल का, वो था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो आप समझ रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी नहीं, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। इसका मतलब यह था कि सीधे तौर पर अब ये निश्चित हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कुछ ही मामला है, बाकी ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इसी नाम से ये बिल, इसी टाइटल से ये बिल पेश किया गया था संसद में। तो एक तो नोट करके लिख लीजिए, इस अधिनियम का शीर्षक, इस अधिनियम का शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था। भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था। द टाइटल ऑफ दिस एक्ट वॉज द टाइटल ऑफ दिस एक्ट वॉज ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। और दूसरी बात इसमें ये लिख लीजिए, कभी कभी एक आध बार आया है ये ऐसे ही किसी एग्जाम में, विलियम पिट जो थे वो आज तक के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं किसी भी डेमोक्रेसी के। 24 या 25 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे, या शायद उससे भी कम में। तो इसमें यह भी लिख लीजिए। दूसरा नंबर आता है एक न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, जो शायद बने हैं, या इससे पहले बने थे, ऑस्ट्रिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, विक्टर ऑर्बान, या पता नहीं क्या नाम था उनका, ऑस्ट्रिया के थे वो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड नंबर पे, और नहीं थर्ड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड के हैं। लेकिन पहला नंबर आज तक भी विलियम पिट का ही है तब से। तो लिख लेना इसमें, विलियम पिट वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस्ट्री। विलियम पिट वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस्ट्री।
विलियम पिट इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब इसके मेन प्रोविजंस पे आ जाते हैं। प्रोविजंस क्या क्या थे? तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के मामलों को साफ तौर पर दो भागों में बांट दिया गया, एक पॉलिटिकल मिलिट्री मैटर्स और एक दूसरे कॉमर्शियल मैटर्स। पॉलिटी मिलिट्री मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसमें 6 सदस्य थे। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गठित किया गया था। इसमें दो तो मंत्री थे ब्रिटिश कैबिनेट के, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी उनका फाइनेंस मिनिस्टर, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी उनका विदेश मंत्री। जो उनका विदेश मंत्री था वही इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था। बाकी के जो अन्य 4 मेंबर थे ये ब्रिटिश संसद के सदस्य होते थे। ये 6 सदस्य ही एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। याद रखना, इसका हेड जो होता था दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विदेश सचिव जो होता था वही होता था, या राज्य सचिव उसे कहते थे। विदेश सचिव नहीं, राज्य सचिव इसे कहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर और बाकी 4 मेंबर, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कॉमर्शियल मैटर्स जितने भी थे वो कंपनी के अधीन कर दिए गए कि आप इन कामों को देखो, और उन कामों को देखने का काम करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले की तरह ही। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो लिखना इसमें अगले पॉइंट में या हेडिंग डालना, द की फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। द की फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 के पिट्स अधिनियम के मुख्य प्रावधान। पहला लिखना, नाउ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, now the affairs of the company divided into two. Affairs of the company divided into two. अब कंपनी के मामलों को दो भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स, राजनीतिक एवं सैन्य मामले, और दूसरा कॉमर्शियल अफेयर्स या वाणिज्यिक मामले। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स were put into the direct control of British Parliament through board of control। ठीक है ना। राजनीतिक एवं सैन्य मामलों को राजनीतिक एवं सैन्य मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से या नियंत्रक मंडल के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। ठीक है, दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैज 6 मेंबर्स। दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैज 6 मेंबर्स। इस नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य थे। The Secretary of State was its chairman, जबकि
राज्य सचिव, जबकि राज्य सचिव इसका अध्यक्ष होता था। ठीक है। दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल responsible to British Parliament in his matters। यह नियंत्रक मंडल अपने मामलों को लेकर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। कंटिन्यूएशन में लिखना, आप अगले पॉइंट से लिखना, द कॉमर्शियल मैटर्स या द ऑल कॉमर्शियल मैटर्स were now direct control of court of directors। ठीक है। अब व्यापारिक मामले पूर्ण रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत कर दिए गए। ठीक है। ये क्लियर है यहां तक? हाँ जी। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि ये ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो गया, ये द्वैध शासन नहीं हो गया। हाँ जी। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो लोगों का नियंत्रण हो गया एक ही मामलों पर। इसीलिए इस एक्ट से ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भारत में शुरुआत होती है। द्वैध शासन था। अच्छा, ये ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हालांकि सबसे पहले 1765 के एक्ट में आया था। सॉरी, 1765 के एक्ट में नहीं, 1765 की संधि से। इलाहाबाद की संधि हुई थी जो 1765 में, उसमें क्लाइव ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। बाद में इसी सिस्टम को एक व्यक्ति थे लियोनल कर्टिस ने इंग्लैंड में इसको और रिफाइन किया। और इस समय लियोनल कर्टिस जो थे वो विलियम पिट को सलाह दे रहे थे, विलियम पिट के सलाहकार थे। इसलिए उन्होंने इसे बड़े लेवल पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। जैसे द्वैध शासन में क्या होता है कि 2 सीट होती हैं गवर्नमेंट की, एक नहीं होती। 1765 का जो संधि थी उसमें दीवानी मामले तो दे दिए गए थे, मुगल सम्राट ने दीवानी मामले तो दे दिए थे बंगाल के कंपनी को। और जो निजामत के मामले थे या मिलिट्री और पुलिस से संबंधित मामले थे वो बंगाल के नवाब के पास ही छोड़ दिए थे। तो अब भी 2 लोग हो गए, 2 शक्तियां हो गई। दीवानी के मामले कंपनी देखती थी, निजामत के मामले नवाब देखता था बंगाल का। तो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले द्वैध शासन वहां देखने को मिलता है। लेकिन वो किसी अधिनियम से नहीं था। इट वॉज नॉट मेड बाय एनी एक्ट। लेकिन वो कहां से शुरू हुआ? किसी संधि से हुआ। सबसे पहले ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत भारत में किसी अधिनियम के माध्यम से हुई, तो दैट वाज पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। हाँ रजनी जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी सर। सर जैसे आपने बताया कि ये राजनीतिक और सैन्य मामले तो इसके पास चले गए थे, नियंत्रक के पास में, और व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। तो जो राजनीतिक वाले थे उनको नियंत्रण करने के लिए तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे।
तो ये जो हाँ, व्यापारिक वाले थे ये भी ब्रिटिश संसद पे जाएंगे? नहीं नहीं, ये ब्रिटिश संसद के लिए कुछ नहीं थे भाई। कॉमर्शियल मामले तो कंपनी के पास ही रहेंगे ना। कॉमर्शियल मामलों में या जितनों जिन जो भी ट्रेड से रिलेटेड मामले थे, कॉमर्स से रिलेटेड मामले थे, उसमें कंपनी जिम्मेदार थी। और कंपनी उसके लिए उत्तरदायी थी अपने प्रोपराइटर्स को लेके, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था कंपनी में। हाँ या ना? तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कॉमर्शियल मामलों को देख रहे थे, वो रेस्पॉन्सिबल थे प्रोपराइटर्स को लेके, जो कंपनी के प्रमोटर थे, जिन्होंने कंपनी का गठन किया था, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ था। जबकि राजनीतिक मामले जो थे कंपनी के अब इस एक्ट से, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आए, जो कि पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कॉमर्शियल ओके मामलों सर। में पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं था। पार्लियामेंट को तो चाहिए था कि कंपनी बढ़ती रहे, क्योंकि उनसे पैसा मिलता। 4 लाख पौंड हमेशा, हर साल कंपनी राजा को गिफ्ट के रूप में देती थी। और कई लाख जो पाउंड की जो वैल्यू थी, वो कंपनी टैक्स के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट को देती थी। और इसके अलावा भारत से धन आ ही रहा था कंपनी का, यहां से लूट के ले जा रहे थे इंग्लैंड में सब कुछ, तो उससे इनकम बढ़ रही थी। तो इसलिए कंपनी को जिंदा रखना, हमेशा उसको डूबने ना देना, ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या वहां की सरकार की एक नीति थी। इसलिए लगातार उनको प्रमोट करते जाते रहे वो। ठीक है, जी सर। तो लिखिए आप इसमें अब अगले पॉइंट में, एज एज नाउ देर वर as now there were 2 seats of authority, 2 seats of authority about the British administration in India, about the British administration in India, one one in the form of one in the form of board of control, and other in the form of court of directors, and other in the form of court of directors. So the Pitt's India Act formed So the Pitt's India Act formed dual form of government in India. Dual form of government in India. क्योंकि अब भारत में ब्रिटिश मामलों, अब भारत में कंपनी के मामलों, ऐसा लिखिए, अब भारत में कंपनी के मामलों को देखने के लिए, कंपनी के मामलों को देखने के लिए दो संस्थाएं थीं, दो संस्थाएं थीं। पहला नियंत्रक मंडल और दूसरा निदेशक मंडल। अतः पिट्स इंडिया अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना। एक परेशानी तो ये निपटी, मेन परेशानी जो एक और थी, रेगुलेटिंग एक्ट से बन गई थी कि गवर्नर जनरल काउंसिल के झगड़े ही नहीं निपटे, इसमें उन्हें निपटा दिया गया। जैसे क्या मामला था, गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर उन्होंने बनाए थे, एक मेंबर गवर्नर जनरल होता था, कुल मिला के 5 हो गए। अब पांचों का वोट बराबर था। इस एक्ट ने यह किया कि वो जो 4 मेंबर से थे, उनमें से एक को हटा दिया गया। अब गवर्नर जनरल काउंसिल में केवल 3 मेंबर थे और एक गवर्नर जनरल, तो कुल मिला के 4 हो गए। इन चारों में से भी, टोटल चारों में से भी एक कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश या कंपनी की सेना का जो सेनापति होगा, दैट वाज आल्सो अ मेंबर बाय डिफॉल्ट ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। अब चारों में से 2
एक गवर्नर जनरल हो गया, एक उसका कमांडर इन चीफ हो गया। अब इन दो का वोट तो एक जगह ही होगा। भाई कमांडर इन चीफ अपने राष्ट्रपति के खिलाफ भारत का अगर हम लोग जनरल की बात करें आर्मी के, तो क्या वो प्रेसिडेंट की बात को नकार सकता है? उसी के साथ रहेगा। कमांडर इन चीफ और सेना ये गवर्नर जनरल, ये दोनों एक ही जगह हो गए। अब बाकी दो मेंबर बचे। तो अगर गवर्नर जनरल किसी एक की भी उसमें से सपोर्ट ले ले तो बिल पास हो जाएगा, हाँ या ना? तो अब इसको ऐसे लिबरल कर दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल का किसी एक का भी सपोर्ट मिला काउंसिल में से तो बिल वो आसानी से पास कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब गवर्नर जनरल जो था वो काउंसिल में ऊपर हो गया, उसके पास ज्यादा शक्ति हो गई, क्योंकि अब वो आसानी से बिल पास करा सकता था अपने जो या उसकी सहमति से या उसकी जो मन में थे उन बातों को करा सकता था वो। क्लियर है? समझ में आ गया? जी सर। लिखो तो इसे। द नंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, द नंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल was reduced to 3, was reduced to 3। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। एंड इन दीज थ्री one would be the commander in chief, one would be the commander in chief by default, ठीक है। तथा इन तीन में से एक का सेनापति होना निश्चित कर दिया गया। सो नाउ द गवर्नर जनरल कैन पास एनी बिल। So now the Governor General can pass any bill if one member of council in his favor। अब गवर्नर जनरल किसी भी बिल को पास कर सकता था, यदि एक अन्य सदस्य भी उसे अपनी सहमति देता। अब इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नर की शक्ति बढ़ गई। सो नाउ द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल इंक्रीज्ड। इस प्रकार गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना, इसमें नोट करना। यहां पे देखो, गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि उसकी काउंसिल के लेवल पर तो हो गई, लेकिन वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में था। मिलिट्री मामलों को लेकर, युद्ध और संधि से संबंधित जितने भी मामले थे, चाहे वॉर हो, चाहे पीस हो, चाहे कोई एग्रीमेंट हो या ट्रीटी साइन करनी हो किसी अन्य राजा के साथ में, तब वो इंडिपेंडेंट नहीं था। तब उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ही सहमति लेनी थी। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री मामला था और उसमें मिलिट्री मामले देखने थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही। तो गवर्नर जनरल के ऊपर दो लोगों का प्रतिबंध था, या दो तरह से प्रतिबंध था। एक मिलिट्री मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कॉमर्शियल मामलों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मिलिट्री मामलों में तो एक्सक्लूसिवली उसको अंतर्गत कर दिया था नियंत्रक मंडल के। ठीक है, तो इसमें नोट करके लिखिए। सर हाँ जी, ये जो
एक अन्य सदस्य है, ये 3 से अलग है या इन 3 में ही है? इन 3 में ही है भाई, ये 3 मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल में। इनमें से एक तो हो गया कमांडर इन चीफ, बाकी के 2 और बचे। उनमें से अगर किसी एक का भी सपोर्ट मिल गया तो 3 लोगों का सपोर्ट हो गया नहीं एक जगह पे। भाई कमांडर इन चीफ का तो रहेगा ही, वो गवर्नर जनरल से कैसे अलग जा सकता है? हाँ, लेकिन अगर वो गवर्नर जनरल से अलग है तब बात अलग है एक। ऐसा हुआ आखिरी में कि उसकी सहमति गवर्नर जनरल से अलग होने लगी थी। जैसे सर क्वेश्चन है, हाँ, हाँ कमांडर जी। इन चीफ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल है या गवर्नर जनरल अंडर द कंट्रोल ऑफ कमांडर इन चीफ है? नहीं, गवर्नर कमांडर इन चीफ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। ये बताओ, जो इस समय आर्मी का गवर्नर है वो राष्ट्रपति के अंडर में होगा या नहीं? यस सर। बस यही सिस्टम था, है ना? सर एक सदस्य को हटाने का कारण क्या था? एक सदस्य के क्या क्या क्या, दोबारा बताओ। सर पहले 4 मेंबर थे ना, तो सर रीजन क्या था कि बाद में हाँ, 3 मेंबर कर दिए? क्योंकि वो गवर्नर जनरल पास ही नहीं करा पाता था ना भाई। 4 पहले गवर्नर जनरल काउंसिल में थे, एक गवर्नर हो गया, 5 हो गए, तो गवर्नर जनरल काउंसिल 5 सदस्य ही थी। अब इसमें से अगर 3 किसी भी तरफ हो गए, मान लो 3 सदस्य गवर्नर जनरल के विपरीत हैं, जो बात वो कह रहा है उसकी सहमति नहीं दे रहे, तो बिल पास ही नहीं होगा, क्योंकि बहुमत से करने थे रेगुलेटिंग एक्ट में। तो उसकी शक्ति को अब बढ़ाने के समस्या लिए खड़ी क्या? हो गई। हाँ, गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली, और कुछ नहीं। कि जहां पहले रेगुलेटिंग एक्ट में ये कमी थी ना कि गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ ही नहीं पाई, जबकि वो केंद्रीकरण कर रहे थे प्रशासन का, सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, और जिसके इर्द गिर्द कर रहे थे उसी की शक्ति कमजोर थी। कैसे? गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द तो कर रहे थे, दोनों प्रेसिडेंसी उसके अंडर में कर दी गई थी, बंगाल के गवर्नर के अंडर में नाम गवर्नर जनरल रख दिया गया था, लेकिन वही कमजोर था जब वो गवर्नर जनरल काउंसिल के लेवल पे आता था तो निर्णय ही नहीं ले पाता था। इस एक्ट से क्या किया, इस समस्या का समाधान किया। कैसे किया? 4 को घटा के 3 कर दिया, उनमें से भी एक को घोषित कर दिया कि वो कमांडर इन चीफ ही होगा। तो अब 2 लोग तो एक जगह बाय डिफॉल्ट हो गए, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। बाकी बचे 2, उनमें से एक का भी अगर सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नर जनरल को तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन इसमें भी ये समस्या थी, आई आगे क्या, कि कमांडर इन चीफ जो था वो कई बार गवर्नर जनरल के विरोध में रहा। इसीलिए 1786 में, आगे आएगा अभी 1786 का मैं लिखवाऊंगा एक सेटलमेंट एक्ट, एक्ट ऑफ 1786। वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहां से गए तो उन्होंने कॉर्नवालिस को बताया। कॉर्नवालिस इस समय लड़ाई लड़ रहे थे अमेरिका में। अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी इस समय, उनके स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था अमेरिका का। वहां कॉर्नवालिस इंचार्ज थे, वहां के गवर्नर थे। कॉर्नवालिस वहां से हार हूर के आए, उन्होंने खूब पीटा कॉर्नवालिस को। जॉर्ज वॉशिंगटन के हाथों उन्हें अच्छी हार मिली। इंडिया, अब इंग्लैंड आ गए। कॉर्नवालिस को, अब देखो, अमेरिका की कॉलोनीज उनके हाथ से निकल गई ब्रिटिशर्स के, अब उन्हें खतरा भारत का भी हो गया, क्योंकि यहां भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत तो हुआ नहीं था अभी भी। इनको ये लगा कि कहीं भारत में भी जो लोग हैं वो ऐसे ही इकट्ठा होकर और आंदोलन न शुरू कर दें, तो क्या किया जाए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत कर दिया जाए ऐसी किसी स्थिति से पहले ही। तो जो अमेरिका में परेशानियां थी वो इंडिया में ना फेस करनी पड़े, ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को ही भारत भेजा जाए गवर्नर बना के, गवर्नर जनरल बना के, जो कि अमेरिकी मामलों से वाकिफ रहा हो। कॉर्नवालिस अमेरिका में गवर्नर रहे थे, तो इसलिए उन्हें भारत भेजा गया। कॉर्नवालिस ने मना कर दिया इंडिया आने से, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां एक ही पद में ना हो जाएं, यानी गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ भी होगा बाय डिफॉल्ट। उसकी शर्त को मान लिया गया और एक्ट ऑफ सेटलमेंट या एक्ट 1786 के एक्ट से गवर्नर जनरल में ही कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी
निहित कर दी। इसलिए कॉर्नवालिस पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे विच हैज द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ टू। क्लियर है? करेंगे इसे हम लोग आगे, इसको मैं लिखवा दूंगा आपको आगे, लेकिन चूंकि मुद्दे से संबंधित बात थी जो आप पूछ रहे थे, तो फिर मैंने आपको ये बता दिया। लिखिए इसमें। सर नोट अगले लिखा पॉइंट। देते हैं आप। नोट तो मैं भूल गया। अच्छा क्या था, याद दिलवाओ, नोट में क्या था? अब मेरे याद नहीं है, चलो जो भी होगा। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में। हाँ नोट याद आ गया, नोट सर वो लिखो। था ना नोट में मिलिट्री ये था, वाला। हाँ नोट में लिखो, इन द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, इन द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, गवर्नर जनरल वॉज completely, governor general was completely under the influence of board of control, completely under the influence of board and control। ठीक है, हिंदी में लिखिए इसे, इसे लिखना हिंदी में, युद्ध एवं शांति से संबंधित मामलों के लेकर, युद्ध एवं शांति से संबंधित मामलों को लेकर गवर्नर जनरल पूर्णतया, गवर्नर जनरल पूर्णतया नियंत्रक मंडल के अंतर्गत था। It was mandatory, it was mandatory for governor general, for governor general to took prior permission, to took prior permission from the board of control, for the board of control in such matters, in such matters, ऐसे मामलों में, ऐसे मामलों में गवर्नर जनरल के लिए यह बाध्यकारी था, यह बाध्यकारी था कि इनकी नियंत्रक मंडल से पूर्वानुमति ली जाए, पूर्वानुमति ली जाए। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, हालांकि ये भी इसमें पॉइंट था लेकिन इसका कभी भी इसका यूज नहीं हुआ। ये अब चूंकि कंपनी की हालत खराब हो रही थी, माली हालत, और उसका कारण ये था, लड़ाइयां लड़ रहे थे ये, मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर, उसमें भी हारे, दोनों में हारे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो और संकट आ गया। अमेरिका में पिट रहे थे और इंडिया में भी पिटे, ये मराठों ने पीटा और हैदर अली ने पीटा, एक ही समय पे पीटा। तो इनको ये लगा कि कहीं भारत से भी ना इनको अपना बोइया बिस्तर इकट्ठा करना पड़ जाए। तो इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि कंपनी अपनी वॉर और कॉन्क्वेस्ट की जो पॉलिसी है उसे कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी। कंपनी कोई नया युद्ध नहीं छेड़ेगी और केवल व्यापारिक मामलों तक ही अपने आप को सीमित रखेगी, लेकिन इसका कभी भी उपयोग, सदुपयोग नहीं हुआ। कॉर्नवालिस को भी यही कह के भेजा था, हालांकि कॉर्नवालिस ने इस नीति का पालन किया, लेकिन हैदर अली के मामले में नहीं किया, क्योंकि हैदर अली एकमात्र व्यक्ति थे आधुनिक भारत के जिन्होंने अंग्रेजों के डिजाइन को सबसे पहले समझा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के इस डिजाइन को पहले समझ लिया था, इसलिए कंपनी उन्हें सबसे बड़ा शत्रु मानती थी अपना। और फाइनली यही हुआ कि कॉर्नवालिस ने नीतियों का उल्लंघन किया, हैदर इसके मैसूर के मामलों, युद्ध लड़े।
तो आप लिखिए इसमें, अगले पॉइंट में लिखना या बल्कि नोट में ही लिखना, नोट में लिखिए, अंडर दिस एक्ट, the principle of non-intervention, the principle of non-intervention in the affairs of Indian princely states, in the affairs of Indian princely states was advised and also to stop further wars and conquest, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत, यह भी व्यवस्था की गई कि कंपनी भारत में राज्यों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा युद्ध एवं विजयों की नीति को छोड़ देगी, बट दिस प्रोविजन वॉज मोस्टली डिसऑनर्ड, परंतु इस प्रावधान का सर्वाधिक उल्लंघन हुआ। ठीक है, यहां तक हुआ था कि कॉर्नवालिस ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात भी नहीं सुनी थी, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ तुम, हम तो करेंगे इसको। और फिर बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी चुप हो गया, जब हैदराबाद को जीत लिया गया, मैसूर को जीत लिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने भी कुछ नहीं कहा। ये देख सकते हैं हम कि कहां करनी और कथनी में अंतर होता है लोगों की, साफ है। जब मिल रहा होता है तब फिर सिद्धांत एक तरफ रख देते हैं लोग, दैट इज द ह्यूमन नेचर। इसमें कोई वो भी नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक अगले पॉइंट में एक दो बातें लिख लीजिए, अंतिम है। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में कंपनी के जिस प्रशासन की नींव डाली, यही प्रशासनिक व्यवस्था 1858 तक चलती रही, इसमें कोई अंतर नहीं आया। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो ये सबसे सिग्निफिकेंट एक्ट था। तो यही बात आप इसमें लिख लीजिए। सो we can state that Pitt's India Act was the most significant act by which the proper form of company's administration laid down in India. 1784 का अधिनियम इस स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण है कि इसने भारत में कंपनी के प्रशासनिक मामलों, कंपनी की प्रशासनिक संरचना, मामले नहीं, भारत में कंपनी की प्रशासनिक संरचना की नींव रखी।
This structure was continued up to 1858, क्योंकि उसी में बदला। यह संरचना 1858 तक बनी रही, 1858 तक बनी रही। ठीक है। और एक और भी बात है कि ये पहला एक्ट था माना जाएगा जिसने विधिवत संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की भारतीय मामलों पर। हाँ या ना बताइए ऑनलाइन वाले। हाँ जी सर। यस सर। लिखो तो। यह प्रथम अधिनियम था जिसने कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की वैधानिक शुरुआत की। It was also the first act by which the parliamentary control या legally parliamentary control established over the administration of East India Company, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब इसमें नहीं, एक इसमें और है, एक इसमें पॉइंट और रह गया भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल्कि हाँ, वैसे तो एक ही है, बल्कि दो पॉइंट हैं और इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको आपको दोनों पॉइंट को कल कराता हूं क्योंकि अब लेट हो जाएंगे। दो पॉइंट इसमें और हैं, आप मुझे याद दिला देना। देखो दो पॉइंट क्या थे। एक पॉइंट तो इसमें यह है कि कंपनी के जो भ्रष्टाचार था उसे कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना कर दी गई कि अगर कोई व्यक्ति भारत में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे ट्रायल किया जाएगा उसका इंग्लैंड में, कोई भी अंग्रेज। एक तो ये, दूसरा ये गवर्नर जनरल को एक और शक्ति दी गई थी। गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता था। यानी जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, अगर वो गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं, निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उसके पास ये अधिकार था कि वो प्रांतीय सरकारों को या दूसरी प्रेसिडेंसीज की जो गवर्नमेंट थी उन्हें बर्खास्त कर सकता था। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति के पास शक्ति है राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर। ये सेम शक्ति थी 365, 56 नहीं, 300, हाँ 365। हाँ 356 और 365 में थोड़ा सा अंतर है। 365 में निर्देशों ये का है पालन। कि अगर निर्देशों का पालन ना कर रहा हो, है ना, तब किया जा सकता है। इसमें भी सेम थी कि निर्देशों का पालन अगर नहीं कर रहे हैं तब फिर प्रांतीय सरकारें बर्खास्त की जा सकती थी। यहीं से आया आर्टिकल 365। अब ढूंढ दोगे ना भारतीय संविधान की जो मौलिक व्याख्याएं हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ढूंढते चलोगे या नहीं, ढूंढ दोगे या नहीं बताओ। यस सर। वीटो भी आएगी अभी आगे। इसलिए मैं नहीं कहना चाहिए मुझे, अभी आपके पीसीएस जे में ही एक व्यक्ति है, उनका सिलेक्शन हुआ
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से LLM किया है। जब इंटरव्यू बोर्ड में मैं था और हमने उनका इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या भारतीय संविधान उधार की एक वस्तु है? क्या भारतीय संविधान उधार की एक वस्तु है? क्या भारतीय संविधान को बोरो किया गया है कहीं से? मैंने उनको कहा कि हमने 60 देशों का संविधान पढ़ा। 60 तो हम, संविधान तो ज्यादा था, करीब ओवर 100 कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको रखा था BNR राव ने, लेकिन उसमें 60 कंट्रीज ऐसे थे जिनकी कॉपियां दी गई थी सभी सदस्यों को। तो मैंने उनसे यही पूछा कि 60 देशों का हमने संविधान देखा और उसको देख के लिख लिया, तो क्या भारतीय संविधान एक उधार की वस्तु है? नहीं सर, उधार की हाँ। वस्तु नहीं है। उनका आंसर था हाँ, भारतीय तो संविधान सारा तो उधार यहीं की से वस्तु बनता है। चला जाएगा। तो ये उनका आंसर था और मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ। खैर, वो आज एक जज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो एक अथॉरिटी पे है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं आपको क्यों इतनी मेहनत से चीजें कराता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कभी भी कि मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा जवाब दे और उसके सामने वाले के मन में, चाहे बोर्ड पे कोई भी बैठा हो या कोई भी प्रश्न पूछ रहा हो, उसके मन में ऐसा ऐसी भावना आए जैसी मेरे मन में आई उस आंसर को सुन के। मैं ये नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सेलेक्ट हो जाइए, मैं नहीं कहता। मैं ये कहूंगा कि आप बस अच्छे से पढ़ लो। जब भी आप कहीं स्टैंड करो तो फिर आप मजबूती से स्टैंड करना। आपको कोई ये ना कहे कि इसे नहीं आता है, आपको कोई ये ना कहे कि इसने मेहनत नहीं की है, आपको कोई ये ना कहे कि ये इसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके पास नॉलेज की कमी थी। सिलेक्शन होना और नॉलेज होना ये दो अलग अलग बातें एक नहीं है। सिलेक्शन तो किसी का भी हो सकता है, वो बात अलग है कि ज्यादातर लोग वही होते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन ऐसे भी मामले हैं जिनमें सिलेक्शन लोगों का हो जाता है लेकिन उनको उतनी नॉलेज नहीं होती। और ऐसा भी है कि कुछ नॉलेजेबल पर्सन वास्तव में जो अच्छा उनका प्रेजेंस है वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, XYZ बहुत सारे रीजंस की वजह से। इसलिए मैं केवल आपसे यही कहूंगा कि भले ही आप सिलेक्ट ना हो, लेकिन एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में जाने जाएं जहां भी स्टैंड करें। इसीलिए गहराई से चीजों को समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है? उद्देश्य मेरा यही है। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, यहां तक करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। शिवम, आप मुझे मैसेज कर देना अपना नाम लिख के मेरे व्हाट्सएप पे। शायद मुझे ध्यान नहीं है आपने मुझे किया है या नहीं किया है, शायद है भी और शायद नहीं भी है, मुझे याद नहीं है। तो आप अपना नाम लिख के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं श्योर आपको सर। ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है? और सर ये भी बता दीजिए हिस्ट्री में कितना हो गया, क्योंकि मैंने अभी कल से ही शुरू किया, आपके साथ ज्वाइन किया। हिस्ट्री में तो अभी शिवम आप मेरे हिसाब से 1-2 तारीख से ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब अभी करते रहिए, लेकिन आप हम लोग मॉडर्न करेंगे अब 1-2 तारीख में, 1-2 तारीख से शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया। तो वहां ठीक से आप बिल्कुल थ्रूली करना उसे, तो एक पूरा पोर्शन मॉडर्न इंडिया का कवर अप हो जाएगा आपका। ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू जी, यहाँ तक थैंक रखते यू हैं, कल सर। मिलते हैं जी, नमस्कार।